गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? क्या जल्दी से बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। GFN लिखकर भेजिएगा प्लीज। यो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यस बेटा, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए। जो जो मेरी आवाज सुन पा रहा है सभी लोग GFN लिखकर भेजेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए जी, सही हैं आप लोग? यस आई एम ओके, आई एम ओके। हाँ, कल की जो क्लास कैंसिल हुई थी वो था तो कुछ मेडिकल ही रीजन, बट सारी चीजें एकदम दुरुस्त है रेगुलर चेकअप के लिए। ठीक है, हाँ है ना, इसलिए कल की क्लास हमने थोड़ी कैंसिल की, बट उसको कंपनसेट कर लेंगे संडे वाले दिन, टेंशन ना लो। ठीक है, और थोड़ा एक्सटेंड करके। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, आज हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे 100%, दैट यू नो वेरी वेल। आई एम गुड। ठीक है, चलिए, है ना। हाँ, आई एम गुड बेटा, सब कुछ एकदम बढ़िया है, मस्त है। आप घबराए नहीं, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। आप पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बट यस एवरीथिंग इज गुड। मिस्ड यू टू बेटा, मिस्ड यू टू। यस, ऑल 30 PYQs डन। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने एक होमवर्क, देखो टीचर जाने अनजाने में वो बातें बोल देता है जो आपको फॉलो करनी होती है। अब आप सोच रहे होते कि उसका रिकन्फर्मेशन या हमें कोई घर पे आके बताएगा कि भाई तूने, मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग कि मैं घर पे आऊं या कोई भी एक हमारी मेरी तरफ से एक कोई कैंडिडेट आपके घर जाए कि अरे तूने अब तक वो 30 PYQ सॉल्व नहीं किए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। अच्छा, तो उस चीज का वेट अगर आप कर रहे हैं तो वेट ही करते रह जाएंगे प्लीज, क्योंकि आपके साथ वाले जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, जो कि एक बार बात सुनने पर ही उसको अपना एक गोल बना लेते हैं, गोल का टाइमिंग लिखकर उसको फिर अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि प्लीज आप सभी लोग, जैसे कल की आपकी मैथ्स की क्लास कैंसिल हुई, राजवंत सर ने थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया होगा, है ना, बट उसके बाद में आपका टाइम बचा था, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के भाई 30 PYQ निपटाते, 30 नहीं 15 निपटाते, 15 नहीं 10 निपटाते, बट एक बार उस रास्ते पे आगे तो बढ़ते। सर हमने तो नहीं किया, तो दैट इज ए रॉन्ग एटीट्यूड। हाँ जी, हाँ जी, 15 किए हैं, बहुत बढ़िया, बाकी 15 निपटा दीजिएगा। चलिए, हाँ, गुड 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 गुड। हाँ, एक सभी पूरे इंडिया के लिए एक दुखद न्यूज जो आप लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। विनेश फोगाट जी जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं बिकॉज ऑफ 100 ग्राम्स ओवरवेट। ठीक है, एंड एवरीबडी इज, वैसे तो वो चैंपियन ही है, वर्ल्ड नंबर 1 को पटक पटक के फोड़ा है, बट हाँ हर एक चीज के रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स के अकॉर्डिंग शायद 100 ग्राम ज्यादा आ रहा है वेट, इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। बट एवरीवन, ओलंपिक का मेडल आए ना आए दैट इज द सेकेंडरी स्टोरी, बट यस जितने भी इंडियंस हैं उन सबकी नजरों में और उन सबके लिए गोल्ड मेडलिस्ट वही हैं। समझे कि नहीं समझे? शाबाश। चलिए, चले स्टार्ट करें। हाँ, हॉकी में भी हमें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, कल थे तो हॉस्पिटल में ही, बट यस हॉस्पिटल में भी थोड़ा अपडेट लिए जा रहे थे कि ओलंपिक्स में क्या चल रहा है। तो हॉकी में भी वो लास्ट वाला अगर गोल हो जाता मजे आ जाते, सब लोग यही सोच रहे हैं। ठीक है, बट यस अभी भी एक चांस है ब्रॉन्ज के लिए, और बढ़िया खेले भाई, मेन होता है मेन खेलना बहुत अच्छे से, मेडल आता तो बहुत अच्छा लगता गोल्ड, बट अभी ब्रॉन्ज का हमारे पास में चांस है, और जो कि इंडियन टीम करके दिखाएगी, आप देख लेना। यस और नो? ठीक है, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ओलंपिक्स पूरा पूरा देखो,
बट यस यू शुड बी अवेयर कि कौन खेल रहा है, कौन सा मेडल आया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें दो फायदे हैं, एक आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ रही है, समझे, है ना। देख अपडेट ले लेना चाहिए कि हाँ भाई आज कौन कौन से मैच हुए, किस किस को क्या क्या अपडेट मिला, आपको पता होगा ना कौन सा प्लेयर खेल रहा है कौन सा नहीं खेल रहा है, ठीक है। ऐसे चलिए जी स्टार्ट करें। आ जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम बात करें कि आज हम किसकी बात करने वाले, लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का बेटा आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना, ठीक है। आज मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर कौन सा है, 2। तैयार हो आप लोग सभी? यस आई बिलीव आप सभी लोग एकदम अच्छे से तैयार होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आपने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, अब उसमें एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, और हायर पावर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसके आगे भी हम बातें करेंगे, है ना। क्लियर है? 5 मिनट टॉक्स, आजा भाई जल्दी से बता दो आज क्या है, TTS। हाँ पर आज तो वेडनेसडे है, आज क्या आएगा 5 मिनट टॉक, TTS को होता है ना, TTS को बोला था भाई, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, आज क्या आएगा 5 मिनट टॉक वो बताओ तुम। हाँ बोल रहे कल का, तो कल का लेक्चर हो गया, कल का 5 मिनट टॉक तो तुम्हें चाहिए, कल का लेक्चर अभी नहीं चाहिए सर, है ना। कल वाला जो है जब अपने कंपनसेट करेंगे किसी दिन, जिस भी दिन मैं आपको कंपनसेट करूंगा, लेक्चर एक्स्ट्रा दूंगा, उस दिन आप बता देना कि सर उस दिन का लेक्चर भी बचा हुआ है, उस दिन की 5 मिनट टॉक भी बची हुई है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कैसा लगा? बढ़िया, ठीक है। हाँ आ जाइए सर, हमने लास्ट क्लास में एक बढ़िया चीज देखी कि हम जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक हमारे पास में स्टैंडर्ड मेथड है, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, जिसको हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट साथ साथ में हमने एक मेथड और देखा जिसको आप एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हो या बैक टू बेसिक मेथड बोल सकते हो, ठीक है। क्या करते हैं हम इसमें सर, इसमें सिर्फ बोल के बता दो, इस मेथड में क्या करते हैं जल्दी से बताइए प्लीज। इसमें सर हम कुछ नहीं, 3 इक्वेशन होती है हमारे पास में और 3 अननोन होते हैं, 3 इक्वेशन 3 अननोन होती है, 3 इक्वेशन 3 अननोन होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, घटा घटा के किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके 2 इक्वेशन 2 अननोन पे आते हैं पहले, और उसके बाद में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद में हम 3 सिनेरियो का वेट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन कैसा बन रहा है। अगर मान लो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है, ठीक है, ऐसी इनमें से कौन सी कहानी है, अगर ऐसा है 0 इंटू एक्स बराबर 0, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। 2x बराबर समथिंग, यहां पे चाहे कुछ भी हो, तो x का कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो इसमें हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और 0 बराबर नॉन जीरो तो इस केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड भी एक बढ़िया मेथड है, दैट विल हेल्प यू। कितने लोगों को बात समझ में आई? ऐसे मुझे लिखकर भेजना, एलिमिनेट करते हुए, है ना। आ जाइए, नेक्स्ट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सर सारी कहानी तो सेम है, मतलब वो जो आपने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखा है ना, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखा तो उसी का स्पेशल केस ही तो है, उसमें D1 D2 D3 थे, वहां पे वैल्यू 0 पुट कर दे, तो यहां पर आप बोलोगे, ठीक है, दो ही केस बनते, केस 1 अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है, केस 2 अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो यहां पर हमारे पास में ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल आ जाएगा, और नॉन ट्रिवियल को ही हम नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। बस इसमें दो ही केस बनते हैं, समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा? क्या ये बात एकदम क्लियर है? अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, और डेल्टा अगर 0 हुआ
तो नॉन ट्रिवियल भी एक्स्ट्रा आएंगे, और इस नॉन ट्रिवियल की वजह से ही हम इसको नॉन जीरो सॉल्यूशंस का भी केस मानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में मैट्रिक्स तो मैंने आपको पढ़ाई दी थी भाई, कि मैट्रिक्स क्या होती है सर, सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एरे, एरे मतलब खांचा, अरेंजमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज, सेकंड नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम। डिटर्मिनेंट आप पढ़ के आए हो, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करता है, और डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होते हैं, है ना। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि एक वो वैल्यू के बराबर भी आता है, दूसरा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होते हैं। बट यहां ऐसा नहीं होता सर, पहली तो ये किसी वैल्यू के बराबर नहीं होगा, दूसरा इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने कतई जरूरी नहीं है। ऐसे मुझे 30 सेकेंड पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, जल्दी से बताइएगा प्लीज, इस सवाल का जवाब आपका क्या आया। हाँ बेटा, क्लास एक्सटेंशन होगी। कितना तुम्हें चाहिए एक्सटेंशन? तू सोच रहा है कि बार बार सर को एक्सटेंशन एक्सटेंशन बोलेंगे तो क्या पता सर छोड़ ही दे। ना बेटे ना। तो अभी जाना नहीं है। आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताइए इस सवाल का। अब आपने डिटर्मिनेंट मेथड, देखो आप घर पे अभी हैं, तो आप वो जो तुम मुझसे एक जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर डिटर्मिनेंट मेथड लगाएं कि एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो घर पे है भाई, दोनों लगा के देख, क्योंकि वहां पे पेपर में तो हमको एक लगाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? सभी से हो गया ये? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ऑप्शन डी बोल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। चलिए जी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी कितने लोगों ने किया है? ओ भाई, सिर्फ 60% जनता, बाकी जनता कहां चली गई भाई? देखो वो बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो वहां से मेरे ख्याल से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू इसके अंदर रखो, यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब वो एक्स वाई किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो बताना है आपको। आपको इस सिस्टम के बारे में बात करनी है, वहां से तो उसके बारे में, इन तीनों के लिए तो दे ही रखी है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाँ, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इसमें आपको क्या करना है, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सारे जीरो कर देना, या फिर एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाऊंगा यार ये वाला। हाँ, एलिमिनेशन मेथड से जो भी कहानी बने, मान लो आप एक्स की वैल्यू निकालते हो तो इसको भी जीरो कर देना और इसको भी जीरो कर देना। ठीक है ना। के की वैल्यू 3 आ रही है ना, बच्चे बोल रहे हैं फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के की वैल्यू 3 आ रही है। हाँ चलो, के की वैल्यू कंफर्म कर दो, आपने निकाली है तो कम से कम बाकी बच्चों की मदद में आ जाएगी, है ना। और फिर ये यहां पुट करना है, फिर यहां से आपको वैल्यू निकालनी है। आसान सवाल था। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस में नहीं, जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप एक कोई भी जेई एडवांस का पेपर उठा के देख लीजिए, है ना, 2024 का, 2023 का, 22 का, 21 का, पेपर 1 पेपर 2 खोल के देखना, उसमें आपको ये सवाल कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिख ही जाएगा, है ना। ठीक है, आ जाइए ना सर। ये वाला, हाँ यही सवाल है, बस मैंने थोड़ा इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो रिमूव कर दिया ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब मैं इसमें डिटर्मिनेंट से नहीं जा रहा हूं, आप डिटर्मिनेंट से जा सकते हैं, मैं तो एलिमिनेशन मेथड जा रहा हूं, बिकॉज साफ साफ दिख रहा है कि यहां से एलिमिनेट हो जाएगा एक्स, है ना। तो यहां से आप बोल सकते हो बेटा जो x है वो क्या है, 11 माइनस अल्फा जेड। ठीक है, ये लो, तो अगर x 11 माइनस अल्फा जेड है तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दे, मतलब x की जगह। ठीक है, आपको आंसर जो है वो इसमें से बताना है कि कौन सा है ना। तो जैसे ही मैं यहां पर लेके जाऊंगा, और जो ये बच्चे ज्ञान दे रहे हैं कि सर प्लीज इंक्लूड क्लास कौन से 2024 वाले PYQs, अच्छा ना करूं तो क्या कर लेगा, खुद नहीं कर सकता। तो ये जो x की वैल्यू है ये मैंने यहां पे रख दी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये कौन है पता नहीं, बोले सर प्लीज इंक्लूड, क्यों खुद नहीं कर पाओगे? सर आप करवा दो। तो सर तो बेटा क्या क्या करवाएंगे वो तो बता, कहां तक सोचे बैठा है कि सर यहां तक तो आप करवा ही दो कम से कम, बाकी सर हम देख लेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो x की वैल्यू वहां पर ये रखने पर ये आ गया, और दूसरा जरा देखना यहां से y कितना आ रहा है,
सर यहां से y आ जा रहा है, ये इधर जाएगा तो ये कितना आ रहा है सर, -4, 7 में से 11 गए, -z इंटू 1 माइनस अल्फा और होल डिवाइडेड बाय सर ये वाला आ जाएगा आपके पास में 2। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये सारी की सारी इसमें पटको। चलिए भाई, अब अगर इसमें पटकना है तो x की जगह हमने रखा 11 माइनस अल्फा जेड। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या करना है? बस एलिमिनेशन मेथड से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पहले x की वैल्यू निकाली z के टर्म्स में, फिर मैंने y की वैल्यू निकाल दी। अब ये x और y की वैल्यू मैं उसमें पटक रहा हूं। तो x की जगह इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा 11 माइनस अल्फा जेड -3, और ये अगर ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे डिवाइड करोगे, ये आएगा -2, और इस माइनस साइन को अगर हम अंदर भेज दें तो दिस इज z अल्फा -1/2। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, -3 y की जगह -2 प्लस z इंटू अल्फा -1/2। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है जी बीटा z बराबर गामो। यस और नो? 22 माइनस 2 अल्फा जेड प्लस 6 -3/2 अल्फा -1 इंटू जेड प्लस बीटा जेड बराबर गामा। चलिए जेड की वैल्यू निकालते, ध्यान सुनना। तो ये और ये हमारे पास में से 3 टर्म्स आ गई। तो जेड का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ गया, जेड का कोफिशिएंट सर यहां से पहले इसको लिख लेते हैं बीटा, फिर यहां से आएगा -2 अल्फा और -3/2 अल्फा -1। ठीक है भाई, क्लियर है एकदम? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। अब इधर आ जाइए सर, ये दिख रहा है जो गामा, देखो ये कितना हो जाएगा, 22 और 6 28, तो ये आ जाएगा गामा -28। ठीक है ना, ये जो 22 और 6 28 है राइट में ले आया। अब इसको यही निपटा देते, दिस इज बीटा -2 अल्फा -3/2 अल्फा प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो दिस इज 2 बीटा -4 अल्फा -3 अल्फा प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 बीटा -7 अल्फा प्लस 3/2, है ना? वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 2 बीटा -7 अल्फा प्लस 3/2, और ये 2 यहां से यहां भेज दे। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई, एसएमजे लिखकर भेजिएगा। यहां तक क्लियर है क्या? डाउट स्लाइड नीट का है, कोई बात नहीं, डाउट स्लाइड को एक बार रुक जाए, यहां देख ले बेटा, ये तो जेई का है ना? चलिए जी सर, अब हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे रुकते हुए वहां से आंसर बताना है। अच्छा, ऑप्शन जब आप देखोगे इस तरफ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है, फिर ये भी हमें एक वैल्यू दे रखी है। चलिए अब अच्छा, और यहां पर जो दे रखा है वो एक एक मैच करवा रखा है। मैट्रिक्स मैच को हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान सुनना। देखो P जो है वो 3 और 2 से मैच हो रहा है, Q जो है वो 2 2 1 1 से, ये 1 5 4 1 से, और 4 4 5 3 से। तो R और S देख लेते हैं या तो। ठीक है, वैसे तुम्हें पूरा ही समझाना है तो मुझे तो लग रहा है पूरा ही बताना पड़ेगा, P और Q भी और ये सब भी। आ जाइए, यहां तक मेरे ख्याल से सभी बच्चे एग्री कर रहे होंगे कि बोले सर ये जो आपने करो है ये ठीक है एकदम। आ जाओ, पहला ऑप्शन चेक करके बताइए, ताकि एलिमिनेशन मेथड में भी आपका एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को भी इफेक्टिवली यूज किया करो। ऐसा नहीं है कि बस आपने सुन लिया और बोले सर हमें आता ही नहीं है। आ जाइए, जैसे मान लो पहले वाला जो पार्ट है, ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसको देख लो आराम से, ये सब में यही चल रहा है। तो मतलब जब वो बीटा बराबर 1/2 7 अल्फा -3 बोल रहा है, इसका मतलब वो 2 बीटा बराबर 7 अल्फा -3 बोल रहा है। सारी टर्म्स एक तरफ लेके जाओगे, 2 बीटा -7 अल्फा प्लस 3 बराबर 0। तो मतलब ये जो x का सॉरी z का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है यही उसने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाले पार्ट में सिचुएशन कैसी दिखाई देगी, अगर मैं पार्ट P की बात करूं,
ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि एक्स जेड का जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है z इंटू 0 और गामा बराबर 28। सर यहां पे भी, अरे वाह, 0 बराबर 0। सर ये कैसे सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो गया सर ये। ठीक है, तो दिस इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो P की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। सर आपने वैल्यू तो चेक की नहीं, मैं चेक कर ले चाहे तो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गए, ठीक है, हाँ ना। तो P की जो है वो तो वैल्यू 3 है, ठीक है। अब P की वैल्यू 3 में से ये दोनों 2 2 है, तो Q चेक करने की जरूरत है नहीं। R 1 और 5 में से कुछ है तो R चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है, आ जाओ। अब R कैसे चेक करेंगे वो बताइए प्लीज। तो मैं सीधा सीधा यहां से R चेक कर रहा हूं ताकि मैट्रिक्स मैच को इफेक्टिवली मैं सॉल्व कर सकूं। अब वो बोल रहा है कि सर ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है मतलब Z का जो कोफिशिएंट है वो एक नॉन जीरो नंबर है। समझने वाली बात है, Z का जो कोफिशिएंट है वो एक नॉन जीरो नंबर है। अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 है, है ना। अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है, और गामा नॉट इक्वल टू 28 है। अगर गामा नॉट इक्वल टू 28 है तो सर ये भी नॉन जीरो नंबर है यहां पे, और अल्फा की वैल्यू 1 है, उससे क्या निकल के आएगा? अल्फा 1 हो भी जाए तो क्या है? सर ये कैसा केस हो गया? अगर इस Z का कोफिशिएंट जो है वो कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप इसमें से साफ साफ बोल सकते हो कि ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हम बोल रहे हैं R का जो है वो 1 आएगा, बट आप ध्यान से देखोगे तो R का 1 ये रहा इसमें, और R का 5 क्या है वो देख लेते एक बार। अब देख लो 1 और 5 हो सकता है सेम ही चीज लिखी हो। एक तरफ तो मैं बोलूंगी यूनिक सॉल्यूशन, और हो सकता है दिस इज द सॉल्यूशन, है ना। तो 1 और 5 में दोनों में ही हमें थोड़ा सा डाउट है कि यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो वो होगा क्या, है ना। x माइनस 15 y और z 0। z की वैल्यू एक बार बताओ 0 कैसे आएगी भाई? ये तो होने से रहा ना, r की वैल्यू 5 तो होने से रही। सॉरी, ये r का जो है वो 5 के साथ मैच होने, क्योंकि वो बोल रहा है z की वैल्यू 0 आएगी। एक बार बताओ, z की वैल्यू 0 लाने के लिए आपको एक खेल करना पड़ेगा, और वो खेल क्या है पहले ये बताओ। सर z की वैल्यू 0 लाने के लिए इस चीज को 28 के बराबर करना पड़ेगा, और r में उसने बोल रखा है कि गामा 28 के बराबर नहीं है। तो गामा अगर 28 के बराबर नहीं है तो r की वैल्यू कभी भी, सॉरी, z की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। तो r का जो है वो मैचिंग 5 से होने की बजाय 1 से ही होगा, ठीक है। तो 2 में हमारा खेल चल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। P जो है वो 3 से, R जो है वो 1 से। 3 और 1 का यूनिक कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही जगह है। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना। बाकी आप इस स्टेप पे पहुंच के बाकी भी आप चेक कर सकते हो, आराम से बताइएगा प्लीज, ठीक है। अगला सवाल। अच्छा, मैंने पोल कंडक्ट करवाया था किसमें? नहीं, आसान सा सवाल था, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आपने किया है, बढ़िया तरीके से किया। डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है, एक्स वाई जेड बी द इंटीजर्स ऑफ सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्स वाई जेड जो पॉइंट है जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, बहुत बढ़िया। द नंबर ऑफ सच पॉइंट्स विद दिस, ठीक है, जल्दी से। सर इसमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा आएगा 3 -1 एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, -3 0 और 1। सर आपने यहां पे 0 क्यों? क्योंकि इसमें y का कोफिशिएंट नहीं है। -3 2 एंड 1, डेल्टा कैलकुलेट करो फटाफट। सर ये आ जाएगा 0 -2, और ये आ जाएगा सर +1। दिस इज -3 +3 एंड -1 -6। तो सर ये तो पूरा का पूरा 0 ही आ गया। डेल्टा 0 आ रहा है मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखते हैं एक वेरिएबल के टर्म्स में सबका जवाब निकाल रहा हूं। जैसे कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दूसरी इक्वेशन से कि z बराबर 3x है। अब मैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख रहा हूं, देखते रहना बेटा प्लीज, ठीक है। तो यहां से दिख रहा है z बराबर 3x है, तो y बराबर कितना है यहां से बता दो।
तो 3x माइनस वाई माइनस 3x बराबर, सॉरी z की जगह हमने क्या किया 3x रख दिया, तो यहां से आपको मिल गया y बराबर 0। तो आई होप यू गॉट दिस। कैसे कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक्स वाई जेड होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सर हम यही करते हैं कि सारे वेरिएबल्स की वैल्यू एक वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखने वाली बात है ये कि x की वैल्यू तो x में ही रही, y बेचारा निपट ही गया, और z की वैल्यू आ रही है सर 3x। कैसा लग रहा है दोस्तों, है ना। नाउ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये यहां पुट कर दे, तो यहां पे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 9x स्क्वायर। आई होप यू कैन डू दिस। इंटीजर बोला है ना, दिस इज 10x स्क्वायर इज लेस देन 100, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10। कौन कौन से ऐसे इंटीजर है जिनका स्क्वायर 10 से छोटा होता है, सॉरी तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब जैसे मान लो आप x की वैल्यू 3 लेते हो तो ये पूरा एक सॉल्यूशन सेट बन गया, -1 लेते हो तो ये पूरा एक सॉल्यूशन सेट बन गया। तो जितनी आप x की वैल्यू लोगे उतने ही आपके पास में आंसर्स आएंगे, और ये हमारे पास में टोटल थाला फॉर ए रीजन, एवरी टाइम एवरी सीजन थाला फॉर ए रीजन। यस। ओ वो कहां पे है मनीष? बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें डाउट स्लाइड में ना नीट के वो आ रहे हैं, डाउट स्लाइड आगे पीछे बता रहे हैं। ठीक है भाई, आसान सा सवाल, आसान कैसे किया ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। ये वाला हो गया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ बेटा, पीछे जो स्लाइड्स है उनको ठीक करवाया जा रहा है, पूरी टीम लगा दी है, टीम अलाइन हो चुकी है। जैसे ही बच्चे कुछ गड़बड़ बोलते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि स्लाइड आ रही है नीट की, नहीं किया, नहीं किया, और प्राउड भी महसूस कर रहा है बोलो नहीं किया, क्यों? लिटिल गोलू कब करेगा फिर, जब बाकी लोग जेई में अगली साल पहुंच जाएंगे तब तो ये सवाल सॉल्व करेगा क्या है? या फिर पंचवर्षीय योजना लेके चल रहा है कि सर मुझे आउटकम से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने टीचर्स की बताई हुई बात को ही फॉलो करता हूं कि फल की चिंता मत करो। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ जेई रिजल्ट एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन जेई मेंस, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, तो मैं इसको बाय द टाइम आराम आराम से सॉल्व कर लूंगा। ऐसा है क्या? तो क्यों नहीं किया? बता और रहा है कि बोले मैंने नहीं किया सही है बेटा कोई और कर जाएगा और तू लटक जाएगा। यस, समझ में आया? हाँ। कोई और कर जाएगा और तू यहीं अटक जाएगा फिर बोलेगा सर बैकलॉग हो गया। बैकलॉग काहे का हो गया भाई? जब कोई सवाल दिया जाता है मतलब होमवर्क इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब उसके नीचे। क्या गड़बड़ है? स्लाइड चेक तो मैं कर लूंगा, एक सेकंड, एक सेकंड, टीम आ गई है। भाई साहब पीछे देखना, व्हाट्सएप ना खुला हो तुम्हारा यार। चलो बच गए, सब सही है। चला के देखना एक बार मैथ क्लास में क्या चल रहा है, नीट के डाउट बता रहे हैं। दिखा ना, मैं मोबाइल में चला के दिखा दे। नहीं ये अपनी नहीं है डाउट स्लाइड, ये कैसे हुआ फिर टैग टीम का तो तगड़ा इशू आ गया आज, वाह यार। हाँ 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 ठीक कर, मैं बोल रहा हूं टीम आ चुकी है, सीधी टीम आती है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक आधा लड़का नहीं आता है या फिर एक आधा इंसान नहीं आता है,
पूरी टीम बोले अब सही कर रहे हैं, मैं देखे मैंने गलत है भाई, ये तो हाँ गलत हो रहा है, ऐसा का मतलब ये थोड़ी है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। ऑप्शन सी काम चोरी वो तो ऑप्शन के होना चाहिए, चीन तपाक डमडम। हो गया ये वाला सवाल, जल्दी से बताइए प्लीज। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा आ रहा है? मैथ्स प्लस बायोलॉजी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो आई होप आप इसको कर लेंगे। दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ। बहुत ही आसान सा सवाल है भाई, जितने मैं करके दिखा चुका हूं उन्हीं वैरायटी का क्वेश्चन है, कुछ इसमें नया नहीं है। बहुत बढ़िया। आए आए आए, चलिए तो लो भैया, कुछ सवाल और दे दी जाए, है ना। थोड़े से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ये होमवर्क नहीं दिए थे। ओहो, आईआईटी जेईई 2010 का सवाल है सर, आराम समझना, ठीक है। चलिए नाउ वापस से हम लोग आते हैं अपने मैट्रिसेस चैप्टर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको लगेगा, बट सारी चीजें ध्यान समझनी है, क्योंकि फाइनली यही चीजें जो है वो काम आएंगी सवाल को सॉल्व करने पे। जैसे कहीं पे कोई बोलते रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो रो मैट्रिक्स मतलब जो रो की तरह दिखे, है ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज कम हो कॉलम ज्यादा हो। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझे? छीन ठपाक ढम ढम, यस रेडी। चलिए, तो मैंने पूछा कि पिछली क्लास में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी देखी थी, जल्दी से बता दे स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है। देखी थी कि नहीं देखी थी, ईमानदारी से बताना भाई। और साथ साथ में आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि समझने का काम तो तुम वैसे भी कर ही लेते हो, पर हाँ लिखने और समझने में अगर आप कंपैरिजन करो कि सर दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहे हैं किसी से, तो आपको समझने में ज्यादा फोकस देना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स सर वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसका एड्रेस मतलब आई बराबर जे, है ना। दिस इज आई बराबर जे। ये हमारी क्या कहलाती है? डायगोनल बोल दो, प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, मेन डायगोनल बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही डायगोनल होती है। इसको हम बोलते हैं बेटा अपर ट्रायंगुलर पार्ट, अपर ट्रायंगुलर पार्ट, यूटीपी, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर पार्ट मतलब आप कब इस पार्ट में घूम रहे होंगे, कब इस पार्ट में घूम रहे होंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट आप यहां से उठाओगे, उसके एड्रेस में अगर मैं रो का नंबर और कॉलम का नंबर पता करूं तो रो का नंबर ज्यादा होगा कि कॉलम का? तो इसमें कॉलम का नंबर ज्यादा होगा। मतलब अगर आप ए आई जे की बात कर रहे हैं तो इस पार्ट में जो है वो आई छोटा होता है और जे बड़ा होता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एलटीएम, लोअर ट्रायंगुलर पार्ट। और ये लोअर और अपर वाली जो बात है ये दोनों बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में है? ये डायगोनल के रिस्पेक्ट में। इसके ऊपर का हिस्सा इसके नीचे का हिस्सा, खेल खत्म। तो मैंने कहा यार ये एलटीएम में आप कब, सॉरी एलटीपी में आप कब घूम रहे होंगे? लोअर ट्रायंगुलर पार्ट में। सर जब आई बड़ा होगा जी से। कैसा लगा? ईमानदारी से बताना, है ना। बस, तो ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। वेरी गुड। अब यहीं से ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं। पहले समझ लो, फिर उसके बाद में आते हैं कि खेल क्या है। देखो भाई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स पूरा बना हुआ है, पहले आप समझने पे ध्यान देना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर और डायगोनल दो हिस्सों में बांटते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहां आ जाइए, ध्यान सुनना। ट्रायंगुलर में भी सर अपर ट्रायंगुलर पार्ट नहीं मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। शॉर्ट में इसलिए लिखवा रहा हूं बिकॉज मैं यहां से आपको डायरेक्टली समझा दूंगा। लिखा हुआ ये है, आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा, बिकॉज हमें नाम ही तो याद रखने। सर नीट का स्लाइड आ रहा है। अरे बेटा पता है, नीट के स्लाइड को हटाने के लिए यहां से बहुत सारे लोगों को भेजा गया है, गए हैं वो ऐप के ऊपर जा रहे हैं, नीट की स्लाइड को हटाएंगे। जेई की सर स्लाइड में कैसे नीट लोग भेजे हैं, ठीक है ना। हाँ,
रैपिडो बुक करवा रहे हैं उनकी, अभी आई नहीं है, तो वो वहां जाएंगे सर्वर रूम में, वहां से नीट की स्लाइड हटाएंगे। भाई अब बहुत देखने वाला, तुझे भी आना है क्या? इधर समझ ले फटाफट, सब लोग अपना अपना ये बेचारे लेट हो गए, इतनी जल्दी जागा क्या तू? इसमें भी पीछे? अरे यार कम से कम इसमें तो आगे होता कि सर मान लिया हमें ये सब नहीं समझ में आता, क्या है थीटा वीटा ये नहीं समझ में आता, बट सर ऐसे कोई एरर हो तब हम सर सबसे पहले पहुंचे होते हैं। अब तो उसमें भी पीछे रह गया, बता चुके हैं बच्चे मुझे पहले ही। चलिए जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर और डायगोनल। ट्रायंगुलर के भी दो पार्ट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अब ये जो अपर ट्रायंगुलर पार्ट है, ध्यान सुनना, इसकी डेफिनेशन कैसी बताई जाती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होती है दिखने में, एग्जांपल लिख देते हैं, पहले एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 3x3 की एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसके डायगोनल का जो ऊपर वाला हिस्सा है डायगोनल के अपर वाले हिस्से में एलिमेंट्स हैं, बट हां डायगोनल के नीचे वाला हिस्सा वो शॉर्टली जीरो होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के नीचे वाला हिस्सा गायब या शून्य है, अपर वाले हिस्से में एलिमेंट बचे, तो ये कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जिसका मेन डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, जिसके सारे जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी जिसमें ए आई जे की वैल्यू जीरो हो जाए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अब ये जो बात मैंने बोली ना कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो डायगोनल के नीचे वाले इस पोर्शन में घूमने का एड्रेस क्या है कि आई की वैल्यू आई की वैल्यू जे से बड़ी हो। तो वो बोल रहे हैं जब जब आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। फिर एक बच्चे ने मुझसे बहस की, बोले सर चलो डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट तो जीरो हो जाए, व्हाट अबाउट डायगोनल एंड डायगोनल के ऊपर वाले? तो मैंने कहा देख भाई, नल मैट्रिक्स जो होती है, एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स, वो दोनों होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। अभी सिर्फ हमें यह बोला गया कि डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करो, ऐसे। वो यहां वाला जो पोर्शन है वो आप अपनी मर्जी से भरना, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बट हां ये 100% जीरो होना चाहिए, इस पूरे एरिया में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। एसएमजे है ना? अब सर यहां आ जाइए, ये तो सर नाम से ही समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आपने लोअर पार्ट जीरो किया तो ये तो एलटीएम होनी चाहिए। नहीं भाई, जीरो करने के बाद में जिस तरफ एलिमेंट्स बचे थोड़े बहुत, या लोअर पार्ट अगर जीरो हुआ तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी जहां पर एलिमेंट्स आ सकते हैं। और अगर इसका हम अपर पार्ट जीरो कर दें, जैसे आपने बोला 1 2 3 4 0 0, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो अपर डायगोनल के अपर वाला पार्ट है वो जीरो हो गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसमें भी इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है, फॉर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे। एसएमजे लिखकर भेजना, साथ साथ में ये याद आप लिखते भी जाओ, साथ साथ में ये आपको ध्यान भी रखना है। एलटीएम यूटीएम समझ में? डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें डेफिनेशन सुनो क्या है, ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इस बात को पढ़कर बता दो बस क्या लिखा हुआ है। वो बोल रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें आई और जे की वैल्यू बराबर ना हो उन सब की वैल्यू शून्य कर दीजिए। कैसा लगा? हाँ ये कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, वो सारे एलिमेंट्स उनकी वैल्यू जीरो कर दो। आपने पूछा कब कब जीरो कर दो, जब आई और जे बराबर ना हो। तो बेटा आई और जे तो इस रोड पे बराबर होते हैं, ऊपर चले जाओ तब भी बराबर नहीं होते, नीचे आ जाओ तब भी बराबर नहीं होते। सर एग्जाम्पल, मैं कहा यस, एग्जाम्पल इज द बेस्ट पॉलिसी। साथ साथ में आप नोट्स बना लीजिए प्लीज। बच्चे बोलते हैं कि सर आप नोट्स का टाइम नहीं देते, तो प्लीज आप मुझे बुरा ना ठहराएं। जैसे ये जो है, ये आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, ऊपर वाला और नीचे वाला सब शून्य है। अब फिर इसमें वही डाउट आता है, सर यहां वाले जीरो कर दे, यहां वाले, व्हाट अबाउट दिस? मैंने कहा ये भी जीरो कर सकते हो, बट आप जब ऐसे लिखा जाता है तो मतलब जो वो बोल रहा है उस पोजीशन पे तो जीरो होना कंपलसरी है, बाकी जो पोजीशन बची उसमें आपकी इच्छा है। चाहो तो आप यहां पे 1 2 -1 रखो, चाहे 1 0 0 लिख लो, चाहे 0 0 1 लिख दो, चाहे सारे के सारे जीरो कर दो। बट हां अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों जीरो होने चाहिए।
फिर डायगोनल का जो अगला पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। सब क्लासिफिकेशन स्केलर मैट्रिक्स है ना। स्केलर मैट्रिक्स वो वाली डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बिकॉज इसी से ही निकल के आई है, इसका स्पेशल केस है। स्केलर मैट्रिक्स वो वाली डायगोनल मैट्रिक्स होती है हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। सर एग्जाम्पल, मैंने कहा हाँ देख ऐसे एक मैट्रिक्स बना लो, सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर कर दो, अल्फा 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 0 0 0 0 0 0। तो एक स्केलर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स है, वो वाली डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स डायगोनल की क्या हो, बराबर। हाँ है ना, थोड़ी जगह बना ली जाए। साथ साथ में लिखते भी जाओ। ठीक है, अब इसी का ही एक क्लासिफिकेशन और बचता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है सर, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स अब की बार बराबर होने के साथ साथ 1 के बराबर हो जाए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, इसको हम I3 बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, इसको हम I2 बोलते हैं। I1 तो है बस एक ही एलिमेंट आएगा 1। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। तो डायगोनल के एक क्लासिफिकेशन है स्केलर, डायगोनल का सब पार्ट है स्केलर, स्केलर का सब पार्ट है सर आपके पास मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजना प्लीज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऐसे लिखेगा IN। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इस चैप्टर का 1 है, समझ में? ये वाली जो मैट्रिक्स है दिस इज, ये इस चैप्टर का 1 है। धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो DIAG। ठीक है, DIAG 1 2 -1। ठीक है, हाँ, और करके रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब कि आप 1 2 -1, क्योंकि आपको सिर्फ डायगोनल के 3 एलिमेंट्स बताने हैं। अगर वो 3 क्रॉस 3 की बात कर रहा है तो 4 क्रॉस 4 की बात कर रहे हो तो आपको सिर्फ डायगोनल के 4 एलिमेंट्स बताने हैं। क्योंकि अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो बाकी सारे एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर और नीचे वो तो 0 होंगे। तो हमने ऐसे करके डायगोनल के 3 एलिमेंट्स बता दिए। इसका मतलब सर यही है, समझे कि नहीं समझे? आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हाँ ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ पार्ट है ये डिलीट कर देते हैं, ये तो सारा वही लिखा हुआ है। ट्राइंगुलर ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर नेसेसरीली 0। डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, उसको हम अपर ट्राइंगुलर बोलते हैं। लोअर ट्राइंगुलर ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल शुड बी 0, वही लिखा हुआ है। ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे वो सारे 0 होने चाहिए। डायगोनल के बाद में सर फिर यहां आ जाइए, यहां पे थोड़ा काला खट्टा सिचुएशन भी है, हाँ है ना। हर चीज का आनंद लीजिए, 2 बार मत लिखिएगा प्लीज। लिखने वाला काम नहीं, समझने वाला काम आपको करना है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के बाद में स्केलर, स्केलर के बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, आल्सो कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, ये एक नई बात पता चली है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। हाँ, नहीं डिलीट कर रहा, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, सब पढ़ा है। ठीक है, आ जाइए कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन यूटीएम और एलटीएम, कितने जीरो आपको कम से कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक 3x3 की एक मैट्रिक्स है, आपको मैंने बोला कि इसको आपको यूटीएम बनाना है, मतलब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो सर कम से कम कितने आपको जीरो यूज करने पड़ेंगे? तो सर डायगोनल पे आपके पास में 3 एलिमेंट्स है, अगर आप इसको यूटीएम बनाना चाहते हो
तो आपको उसके डायगोनल के नीचे वाला पार्ट जीरो करना पड़ेगा, है ना। डायगोनल के नीचे वाला पार्ट जो है वो जीरो करना पड़ेगा। तो यहां पर कितना पोर्शन है, ये तो 3x3 के लिए 3 एलिमेंट्स आए। अगर मान लो हम n×n की बात करें तो यहां पे होती है डायगोनल जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं। अपर ट्रायंगुलर पार्ट में आप बोल सकते हो n² - n/2 होते हैं, और सर यहां पर भी n² - n/2। तो इस पूरे में कितने आपको, हाँ n×n की बात कर रहे हैं ऑफ ऑर्डर n, तो कितने जीरो चाहिए सर? जितनी पोजीशंस यहां होंगी कम से कम उतने जीरो तो चाहिए। वाई कम से कम वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इसके अलावा आप यहां पर भी कुछ ना कुछ जीरो बना सकते हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में आ जाएंगे, दिस इज n² - n/2। मिनिमम नंबर ऑफ साइफर, साइफर्स का मतलब होता है सर जीरोस इन ए डायगोनल स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कम से कम कितने चाहिए अगर मान लो आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनानी हो, ये वाले और ये वाले दोनों हिस्सा, तो दिस इज इक्वल टू n² - n। अब की बार आपको ऊपर वाले हिस्से में और लोअर वाले हिस्से में भी 0 0 बनाना है। कैसा लगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मान लो कभी आपको ऐसा लिखना है, ये बता तो दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसा लिखेगा DIAG अल्फा बीटा और गामा, थोड़ा स्पेस देके लिख देगा। इसका मतलब कि डायगोनल के ये वाले एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे तो जीरो हैं। ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि आपके मन में एक विचार था, मान लो हम एक नल मैट्रिक्स बनाते हैं ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। एक नल मैट्रिक्स बनाते हैं हम ऑर्डर 3 की, ऑर्डर 3 मतलब 3x3, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब बेटा ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। जब मैंने इसको ट्रायंगुलर बोल दिया मतलब कि इसमें UTM LTM दोनों आ गए, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, समझे? हाँ, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर बनने के लिए क्या होता है, मान लो जैसे इसके स्पेसिफिकेशन में जाए, अपर ट्रायंगुलर बनने के लिए डायगोनल के नीचे वाला हिस्सा जीरो है तो ये UTM है, डायगोनल के ऊपर वाला हिस्सा जीरो है तो ये LTM भी है, डायगोनल को छोड़कर बाकी ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों जीरो हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो नल मैट्रिक्स जो है वो दोनों ही होती है, स्क्वायर और सारा कुछ। यस और नो? क्या ये बात क्लियर है? कोई बात परेशान कर रही है? सर थ्योरेटिकल सा पोर्शन है, वी नो, दिस इज डन। चलिए इस सवाल का जवाब दे दीजिए फटाफट समझदारी पूर्वक। फिर हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और उनकी कहानी की बात करेंगे, बट डिवीजन नहीं होता, मतलब मल्टीप्लिकेशन। चलिए चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। इस सवाल का जवाब आपको देना है जो आपके सामने अभी आपको दिखाई दे रहा है। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जल्दी से बताइए और छा जाइए। तब तक हम AIGP खोल लेते हैं। न्यू वीडियो आउट सलीम सर जेई वाला। ओ भाई मजा नहीं आ रहा मैम। गोविंद गोस्वामी कह रहे हैं बेटा, तो तेरे नाम में तो दो दो बार गो आ रहा है बेटा, तेरा नाम ही तेरे को इशारा कर रहा है। मैथ्स में बायोलॉजी के क्वेश्चन कहां से आ गया? यस देखो, ये जो है अपना वो जो डाउट पूछने की लेगेसी है और जो चेन है वो नहीं तोड़ेंगे सर हम, कुछ भी हो जाए। सर अब तक हम पूछते थे 2 कहां से आया, माइनस साइन कहां से आया, ये वाली मैट्रिक्स कहां से आई, अब हम पूछ रहे हैं कि नीट के सवाल कहां से आए। डाउट सर वही पूछेंगे। वेरी गुड, हेलो हेलो नजरें एकदम स्क्रीन पे, वेरी गुड। ल्यूकोसाइट मींस जब कोई साइट लीक हो जाए और वो थोड़ी पिल पिली हो तो उसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। HHNSP। ओहो अंशुल धीमान जी एक बार बता, थोड़ी देर पहले बताया था सर 14 पाए। अच्छा ब्लड प्रेशर होगा सर, सॉल्व कर दीजिए, आंसर नहीं आ रहा है। कहां रह गया पता कर बेटा। अगर क्वेश्चन में एक वेरिएबल फाइंड करना हो तो क्या डेल्टा एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये सबको जीरो इक्वेट करके जरूरी है क्या? कोई एक भी करके निकाल सकते हैं?
सर अगर क्वेश्चन में एक वेरिएबल फाइंड करना है तो क्या डेल्टा एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इन सबको जीरो के इक्वेट करके करना जरूरी है या एक को भी करके निकाल सकते हैं? देखो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो तो डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सारे जीरो होने चाहिए। अब मान ले सिर्फ तूने क्या किया, डेल्टा और डेल्टा एक्स जीरो कर दिया, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड नॉन जीरो हो गए तो इनफाइनाइट से सीधा आप नो सॉल्यूशन पे आ जाओगे। डाउट भी बायो का आगे, सर इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा आई गेस, सानू सिंह कह रही हैं, कह रहा है इसका आंसर हाँ प्लाज्मा होगा बेटा। नहीं 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 नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है ना माइटोकॉन्ड्रिया। ओके चलिए, सवाल से हो गया क्लियर, आ जाइए। बायो के डाउट्स बोल रहे हैं भाई, बायो वाले बच्चे भी एंटर हो गए क्या? ओ भैया हेमोग्लोबिन यस हाँ यस, जाइगोट, इतना तो मैंने पढ़ा है, जाइगोट मेम्ब्रेन, यस प्लाज्मा ही होगा। शाबाश, आ जाइए। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, बहुत बढ़िया। एल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा एक बार बताओ, वापस वही सीन यहां पे एक्सप्लेन कर देंगे इस पे, यहां पे बताना जरा। अगर मैं मान लू, मैं पूछूं कि अच्छा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहां समझना जरा। ट्रायंगुलर में से या तो यूटीएम है या एलटीएम है, तो एक पार्ट तो शून्य हो ही गया, मान लेते हैं सर वो यूटीएम है, ऐसे 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 करके। अब डिस्टिंक्ट एंट्रीज मतलब आप रंग बिरंगे कितने नंबर्स उसमें रख सकते हो, तो सर डायगोनल आपके लिए पूरी फ्री है, तो आप एन एलिमेंट्स रख सकते हो। फिर ये वाला जो एरिया है सर, ये भी आपके लिए पूरा फ्री, आप यहां पर कुछ भी रंग बिरंगे रखो, है ना। डिस्टिंक्ट एंट्रीज रखनी है भाई, मुझे अलग अलग नंबर्स रखने हैं, तो मैं यहां पर अलग अलग नंबर रखूंगा, और मैक्सिमम सोच रहा हूं यहां पर भी अलग अलग नंबर रखूंगा। साथ में एक एंट्री मेरे पास जीरो वाली ऑलरेडी चल रही है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक यूटीएम ऐसी बनाई, तो इसमें ऐसा नहीं है कि डिस्टिंक्ट एंट्री 6 है, 7 है, क्योंकि एक जीरो भी यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें एक +1 भी आएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना। तो L की जो वैल्यू आ गई बेटा, वो कितनी आ गई? डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स अलग रख सकते हो, अपर डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में भी आप अलग रख सकते हो, और प्लस एक जीरो, तो ये L हो गया, ठीक है। अब आ जाइए M, क्या बोल रहा है सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी ले सकते हो? सो दैट इज N। कैसे? क्योंकि अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स बना रहे हो तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होंगे। अच्छा डायगोनल पे n+1, अरे भाई यहां पर सारी की सारी अलग n एलिमेंट्स, और ऊपर भी जीरो नीचे भी एक जीरो, तो जीरो और जीरो भी तो एक यूनिट है। हाँ सर, तो एक वो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरो आपको चाहिए? सर एक हिस्सा अगर जीरो करना है तो n² - n/2 इतना तो लगेगा ही लगेगा, यस और नो। चलिए जी फटाफट बता दीजिए सर। L दैट इज ये जो लिखा हुआ है n + n² - 1/2 + 1, ये तो L की वैल्यू है, +5 प्लस p कितना है? n² - n/2 प्लस 2m m कितना है? n+1। टिडिन टिडिन सर, ये लिखा हुआ है 2n + 2, और ये लिखा हुआ है सर n + 6।
एन की वैल्यू सर 4 आ गई। ठीक है, चलिए एन इज इक्वल टू 4, खेल खत्म। कोई भी बात परेशान कर रही हो मेरे अलावा, मतलब कोई इंसान परेशान कर रहा हो वो छोड़ दो, बाकी तो आपको समझ में आई गया। चिंटू चला आईटी, चिंटू चला है, पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा? चलिए जी, हाँ जी ध्यान से देखना। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जब भी आप कभी एल्जेब्रा की बात करें, जैसे जहां जहां पर हम अलग अलग प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैट्रिसेस एक अलग गणित है सर, ठीक है, हाँ है ना, मैट्रिसेस एक अलग गणित है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे सर, वो भी एक अलग खेल है, वेक्टर्स एक अलग खेल है। तो जो जो हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं उन सब में एल्जेब्रा मतलब उनको जोड़ने घटाने गुणा करने के तरीके, वो उसको बोलते हैं एल्जेब्रा। ठीक है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको हम एल्जेब्रा बोलते हैं। एडिशन, पहली चीज कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, हम दो मैट्रिसेस को जोड़ने या घटाने के लिए कन्फर्मेबल, कन्फर्मेबल का मतलब अलाउड। कब अलाउड कहलाते हैं दो मैट्रिसेस को? जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो आप दो उन्हीं मैट्रिसेस को जोड़ सकते हो जिनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो अब सर इसके बाद में बारी आती है, सीधा सीधा शॉर्ट में एकदम लिखना है आपको। सर दो मैट्रिसेस हमें अगर जोड़नी है तो पहली चीज उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2x3 है तो जो मैट्रिक्स इसमें जुड़ेगी उसका भी ऑर्डर 2x3 ही होना चाहिए। अब जुड़ती कैसे है अगर मान लो कोई ये बोले तो? ठीक है, आया ना, जुड़ती कैसी है? तो पहली चीज तो सर ये कंफर्मेबल है। कंफर्मेबल मतलब कि क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं? तो आंसर इज यस, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब सर ये है हमारे पास में मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स बी, दोनों को जोड़ने पर एक आएगी मैट्रिक्स सी, उसका भी ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर चल रहा है, 2x3 तो 2x3। अब पोजीशन वाइज जोड़ दो इन दोनों की, ये वाली जो पोजीशन है कौन से वाली, A11, तो उनको जोड़ दो तो ये आ गया 2। ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4। -1 और 5 को जोड़ा, 0 और 1 को जोड़ा 1, 3 और 0 को जोड़ा 3, 4 और 0 को जोड़ा 4, 1 और 7 को जोड़ा 8, है ना। आई होप आप समझ गए, है ना। तो कब आप ऐड कर सकते हो? जब ऑर्डर सेम हो। और अगर मान लो इसी में मैं ये पूछता कि व्हाट इज A माइनस बी, A माइनस बी पूछू तो कहानी सेम है सारी की सारी, है ना। कहानी क्या है? सेम है कि हम उन्हीं दो मैट्रिसेस को घटा सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो 3 में से -1 घटाना है, जोड़ना नहीं, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 4। -1 में से 5 घटाना है तो -6। -1 में से अगर आप 5 घटाओगे तो ये वैल्यू -6 आएगी। 0 में से 1 घटाओगे ये -1 आएगा। फिर 3 में से 0 घटाओगे ये 3 0 -6, सॉरी 3 4 -6। तो सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया। ठीक है, नॉर्मल तरीका, पोजीशन वाइज आपको जोड़ना होता है, आप समझ गए शायद। एडिटिव इनवर्स, तो जैसे मान लो आपसे ये पूछा गया कि ए में क्या जोड़ें कि जवाब नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ए में क्या जोड़ें कि जवाब जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए। तो सर यहां जो लिखा होता है ना वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो सर ए में आप -a जोड़ दो, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। ठीक है ना। मतलब जो आप एक किसी मैट्रिक्स में कौन सी ऐसी मैट्रिक्स लाके जोड़ें कि जवाब नल मैट्रिक्स आ जाए, तो -a। तो जो आपने ये जोड़ा इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है कि ए में क्या जोड़ें कि जवाब ए ही रहे। ए में क्या जोड़े, एनसीईआरटी की टर्म्स है ये, आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो बट सुन लो। एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? ए में क्या जोड़ें कि जवाब ए ही रहे। सर कुछ ना जोड़ो, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी, ए की जो नल मैट्रिक्स, मतलब सॉरी किसी भी मैट्रिक्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ गए? सेम ऑर्डर की ऑब्वियसली।
मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, मान लो आपके सामने डिटर्मिनेंट में कुछ और था, यहां पर लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी जिसका ऑर्डर है 3x2 माइनस, या फिर यहां लिखा हुआ है ABCDEF और बाहर बैठा है जी K। अब मुझे एक बात बताओ, आप डिटर्मिनेंट में क्या करते थे? हम K को या तो किसी रो में या किसी कॉलम में भेज देते थे, हाँ ना? समझ गए? वीडियो चल रही है क्या? लैग तो नहीं आया कहीं? ठीक है, आवाज आ रही है ना? तो सर हम क्या करेंगे इसमें, अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, देख लो। तो K इंटू ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। समझ पा रहे हो? तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्केलर विद ए मैट्रिक्स। आ जाइए, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस को ए और बी को इक्वल तब कहा जाता है जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके सारे एलिमेंट्स भी क्या हो? सेम हो। मतलब कि अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि भाई साहब कि यहां पर आ रहा है एक्स वाई माइनस 1 2 पी स्क्वायर और 3, और यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है 3 2 माइनस वाई, ठीक है, और -1 4 2 और z। जैसे मैंने बोला कि ये दो मैट्रिसेस बराबर का निशान मैंने बीच में लगा दिया, तो क्या ये निशान सही है? तो पहली चीज है, दो मैट्रिसेस बराबर तभी होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर 2x3, इसका भी ऑर्डर 2x3। अब पोजीशन वाइज एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, तो x जो है वो 3 के बराबर होगा। देख रहे हो? आप समझ रहे थे ना, थोड़ी देर पहले बच्चों को डाउट आ रहा था, सर हम, आपने बोला कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट, तो हम इससे बाहर कैसे आएंगे? मैंने कहा देख, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाली बात आपको इसके बाहर ले आएगी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाली जो बात है वो इससे आपको बाहर ले आएगी, क्योंकि आपने क्या बोला? ऑर्डर सेम और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए फॉर ऑल आई जे, सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो x की पोजीशन के साथ 3 को बराबर करो, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, इन दोनों को बराबर करो, दैट इज y बराबर 2 माइनस वाई। यहां पर भी -1 है, यहां पर भी -1 है। आप समझने वाली बात है, अगर मान लो मैं वहां पर -1 है, यहां +1 कर दूं, तो क्या अब ये मैट्रिसेस दो बराबर हो सकती है? नो, हर एक एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो z है वो 3 के बराबर आ जाएगा सर, पी स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा, यहां से p + -2, z 3 और y 1 और x 3, ठीक है। तो आप ऐसे समझ गए हैं कि क्या करने वाले हो। जैसे आपको बोला गया कि इसको फटाफट सॉल्व करके देखो, एनसीईआरटी का सवाल है, बट देख लो। फाइंड ए मैट्रिक्स x, तो मैट्रिक्स x को निकालने का तरीका पता है क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगी सर? दिस इज 5b मैट्रिक्स, इसको राइट में लेके जाऊं -2 टाइम्स a मैट्रिक्स, और यहां था 3। अब इस 3 से अगर हम डिवाइड कर दे तो 1/3 यहां आ जाएगा। तो मैंने कहा यार ये 5b मैट्रिक्स कौन सी है? मेरे ख्याल से आप 5b मैट्रिक्स जानते हैं। अगर ये b मैट्रिक्स है तो इसको 5b मैट्रिक्स पूछ रहा हूं, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर खेल खत्म। अगर मैं हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 5 -5 10 -10 5, ये तो हो गया सर 5b मैट्रिक्स। माइनस टाइम्स 2a मैट्रिक्स, तो उस a वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और मैट्रिक्स किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? सारे एलिमेंट्स। तो 1 को 2 से, 2 को 2 से दैट इज 4, 3 को 2 से दैट इज 6, 4 को 2 से दैट इज 8, 5 को 2 से दैट इज 10, 6 को 2 से दैट इज 12। अब इनको घटा दो भाई, दो मैट्रिसेस को घटा रहे हैं, ऑर्डर सेम है,
तो पोजीशन वाइज घटाना स्टार्ट किया, है ना। 0 में से 2 गया -2, 5 में से 4 गया 1, -5 में से 6 गया -11, 10 में से 8 गया 2, -10 में से 10 गए तो -20, 5 में से 12 गया तो -7। बाहर लिखा हुआ है 1/3, ये हमारी मैट्रिक्स x है। अब 1/3 फिर एक स्केलर सबसे मल्टीप्लाई होंगे सबसे, तो ये आ जाए -2/3, 1/3, -11/3, फिर से 2/3, -20/3 और -7/3। तो ये आपके पास में मैट्रिक्स x निकल आई, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजिए और कर लेंगे वो भी बात। एक हल्का सा एग्जांपल एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए अब थोड़ा सोचने वाला सवाल देखते हैं, एसिडिक क्वेश्चन भी है। एक पूछ रहा क्लास स्टार्ट हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बच्चों से अब उनके नाम ही पूछ रहा हूं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, बट अभी सिलेबस कहाँ स्टार्ट हुआ है? हाँ अभी नहीं हुआ बेटा, फिर सिलेबस जब स्टार्ट होगा बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, फिर पहला लेक्चर होगा, फिर बाद में, अभी थोड़ी। यस, ओ स्त्रीय है ना, ओ जो पूछ रहे ना क्लास स्टार्ट होगी क्या, ओ स्त्रीय कल आना। डाउट सेक्शन इज स्टिल नॉट ओके। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। लिटिल गोलू है बेचारा, एक बोल रहे स्टोरी सुना दो, जैसी तुम्हारी हरकतें ना, जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जो सुना रहा हूँ स्टोरी ये भी बंद कर दूं। पिंटू प्लम्बर ये नया आएगा कोई पिंटू प्लम्बर क्या है भाई? पिंटू प्लम्बर ये तो मस्त नाम है पिंटू प्लम्बर, है ना। मैं तो पिंटू प्लम्बर की राइमिंग के हिसाब से चिंटू, चिंटू फिर क्या, चिंटू चॉकलेटी क्या है? ओम सर, लीडर ऑफ स्पैमर्स पिंटू प्लम्बर ओम सर का दोस्त है? ओम सर ने नाम दिया उसको पिंटू प्लम्बर बोले ये तो पिंटू चिंटू ये सब तो चल रहे हैं मार्केट में, कुछ नया ही सोच लो, या उसमें भी एक्सेप्शन है? KKPNCC आ जाइए प्लीज। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर मान लो आपके पास में 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, तो 12 एलिमेंट्स हैं, तो आप ऑर्डर इनटू अरेंजमेंट, ऑर्डर इनटू अरेंजमेंट 12 के लिए मत सोचो, आप इसको छोटे के लिए सोचिए। मैंने आपको बोला कि 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स ABCD, एकदम बिखरे बिखरे एलिमेंट है अलग अलग। तो पहली बात तो सर ढांचा, दैट मीन्स, है ना, कि ऑर्डर क्या रखोगे, 1x4, 4x1 या 2x2, क्योंकि अगर आप 4 एलिमेंट से एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो दैट मीन्स वी हैव 4 एलिमेंट्स। तो टोटल 4 एलिमेंट्स किस किस मैट्रिक्स में होते हैं, जिनका ऑर्डर 1x4, 4x1 या 2x2 हो। आई समझे?
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यस और नो। तो सर इन चार में आपने बना लिया, इन चारों में ये होंगे, मतलब तो यहां पे हमने ये चेक किया कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं, चार एलिमेंट्स को लेकर ऑर्डर आ रहे हैं 3। अब जैसे मान लो आप यहां जाओगे तो एक मैट्रिक्स बनाओगे ए बी सी डी। अब आपने थोड़ी सी भी जगह बदल दी इसकी, ए बी डी सी, ठीक है, बी ए सी डी, ऐसे करके जितनी भी आप मैट्रिक्स बनाओ सारी अलग अलग है, क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर कब कही जाती हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों में एलिमेंट की पोजीशन सेम हो। तो यहां पर ए यहां है, यहां में सी और डी की पोजीशन चेंज है, खत्म। तो मतलब हम एक मैट्रिक्स को डिफरेंट बना सकते हैं, एक तो ऑर्डर की वजह से, और दूसरा एक ऑर्डर के अंदर हम कितनी अरेंजमेंट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, जो मैं ऑर्डर इनटू अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो 12 एलिमेंट्स हैं, तो 12 के लिए एलिमेंट्स के लिए बेटा ऑर्डर 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4। सारा मुझे ही करना है क्या बे? आज हम तो मजे ले रहे हैं। अब 1 क्रॉस 12 में अगर हम 12 एलिमेंट्स को जमाएं तो 12 सीटें हैं और 12 एलिमेंट्स हैं। इसकी अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएंगी? अरेंजमेंट्स सर ये आएंगी 12 फैक्टोरियल, पता है ना, ठीक है, आए ना 12 फैक्टोरियल। इस एक मैट्रिक्स में 12 फैक्टोरियल तरीके से आप एलिमेंट्स को जमा सकते हो, सारे के सारे आपके पास में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो मैं एफएनएफ लिखूंगा पहले वाले का, कि टोटल नंबर ऑफ कितनी मैट्रिसेस है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर हमारे पास में 6 आया, और हर एक में 12 सीट है, उस पर 12 लोगों को जमाना है, तो 6 इंटू 12 फैक्टोरियल, 6 इंटू 12 फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरे वाला खुद डिब्बी है जी। तीसरे वाला जो है उसने कितने एलिमेंट्स दे रखे, देखो 3 और 3 6, 6 एलिमेंट्स है आपके पास में, 6 एलिमेंट्स है। वापस एक मैट्रिक्स को डिफरेंट बनाने के लिए एक तो उसकी बता दो ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा, इनटू हर एक ऑर्डर में उसकी अरेंजमेंट, ठीक है। ध्यान सुनना प्लीज। अगर आपको 6 एलिमेंट्स लेके आने हैं तो एक हो सकता है ऑर्डर 1 क्रॉस 6 या 6 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 2। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी अदर देन दिस? तो आंसर इज नो, है ना। अब हर एक में अरेंजमेंट कितनी होगी? सर अगर ये 6 के 6 अलग अलग होते तो 6 फैक्टोरियल विल बी द आंसर, बट ये 6 हैं टोटल, जिसमें से 3 एक जैसे, तो जितने एक जैसे हों उनसे फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और 2 एक जैसे और। तो इस केस में हम जो एफएनएफ लिखेंगे, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो 4 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो तो उतना का फैक्टोरियल आ जाता है, बट अगर सारे एलिमेंट्स अलग अलग ना हो तो जितने हैं उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, जितने एक जैसे हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? अरे वो 3 इंटू 2 ही लिखा हुआ है, तुम्हें ढंग से नहीं दिख रहा है। ओपन योर आइज, हा हा हा। ठीक है भाई, हाँ जी अगले वाला कर लोगे। 4 1s एंड 5 zeros है। अरे यार ये क्या है, 1 2 3 4, 4 तो आपके पास में 1 है, और 5 0 है, 3 2 5। तो टोटल हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए। कितने करवाने हैं बता देना भाई, ऑर्डर कितने आ जाएंगे 9 एलिमेंट्स के? सर 9 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 3, बस। और इनकी अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कितने एक जैसे? 5 एक जैसे और 4 एक जैसे। सारे के सारे अलग अलग होते तो मैं 9 फैक्टोरियल पे रुक जाता, बट जितने एक जैसे उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। और आप ज्यादा घबराना मत, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनसी दैट वी विल सी इन डिटेल। दिस इज अवर एफएनएफ। आ जाइए, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि आपने डिटर्मिनेंट में देखा था, डिटर्मिनेंट में हमारे पास में 4 तरीके थे, रो रो, कॉलम कॉलम, रो कॉलम, कॉलम रो। समझे रॉबर्ट? बट मैट्रिसेस में इतने ऑप्शंस नहीं है, दिस इज लिमिटेड, ओनली वन वे, एंड दैट इज द
रो क्रॉस कॉलम की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ। तो मैट्रिसेस में सिर्फ हम एक ही तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले से रो उठेगा और दूसरे वाले से कॉलम। जैसे मैंने बोला रो उठेगा, बोले सर मैं रो के उठूंगा, अरे तू नहीं भाई, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले एक मैट्रिक्स है उसमें से आपको रो उठानी है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में से कॉलम उठानी है। बट सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कन्फर्मेबल का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन अलाउड कब है भाई, ऐसा नहीं कि आप उठाकर किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे ने क्या है वापस वही कॉपी पेस्ट की, उसकी आदत रहती है। तो वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में सुन रखा है कि दो मैट्रिसेस तभी जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहां भी भैया चिल्ला पड़े, बोले दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो आंसर है नहीं भाई, अगर दोनों का ऑर्डर सेम हुआ 3x2 और मैट्रिक्स बी भी 3x2 तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। समझे, यस और नो। तो कब हम, पहली बात तो हम ये सीख रहे हैं कि कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिसेस इस प्रकार की हैं, ये पहले वाली मैट्रिक्स ये दूसरे वाली मैट्रिक्स, तो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन तभी होता है व्हेन पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर हों, व्हेन n इज इक्वल टू p। ठीक है, इसके बाद में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, ये वाले दोनों बराबर होना चाहिए n और p। अगर ये दोनों बराबर हो तो इनको हटा दीजिए, अब देखो क्या क्या दिख रहा है m और q। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में वी गेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस q। आई समझे, यस और नो। तो मैंने पूछा कि क्या मैं इस केस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो आंसर इज यस। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज, ये दोनों पार्ट सेम होने चाहिए। तो अब की बार मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में एक मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बना देंगे, उसका ऑर्डर होगा 3x5। ये 3 और ये 5, दो दो हटा दो। सर हाँ, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये वाले दोनों, ठीक है, हाँ ना। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि हाँ सर वापस मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, और इस बार मैट्रिक्स आएगी 3x3 की। इनका मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब सर इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, है ना। अब आ जाइए सर यहां पर भी कुछ नहीं होगा, ये सेम आंसर, दिस इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी तक तो हमने ये सीखा कि मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। अब आते हैं सर मल्टीप्लाई कर कैसे सकते हैं दो मैट्रिसेस को। तो सर वापस वही रो इनटू कॉलम वाला जो तरीका है वो, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने कुछ रखा हुआ है, आ जाइए। ए और बी मैट्रिक्स है, देन फाइंड द मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए इफ एग्जिस्ट, ठीक है, हाँ है ना। सिंस सर आपने हमें हाउ टू मल्टीप्लाई में एक बढ़िया चीज बता दी, सॉरी व्हेन टू मल्टीप्लाई में, कि पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम सिनेरियो आपको मिल जाएंगे जिसमें आप a इंटू बी तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसी केस में अगर मैं b इंटू ए की बात करूं तो b पहले इंटू ए ये रहा, तो यहां पे आप बोलोगे डजंट एग्जिस्ट। सर क्यों? दो मैट्रिसेस हैं जिनमें अगर एक को पहले रखते हो एक को बाद में रखते हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसका जवाब आ जाएगा। बट अगर आपने पोजीशन बदल दी तो सर अब की बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर ही नहीं है। इसका मतलब सर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स की पोजीशन बड़ी डिपेंड करती है, सॉरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यस, आप ए को पहले लिख रहे हो तो जवाब आ रहा है, बी को पहले लिख रहे हो जवाब आ ही नहीं रहा है। आई समझे? ठीक है, आ जाइए। अब सर ये कैसे लिखना है पहले बताओ। तो मैंने कहा देख भाई ए बी मुझे पहले फाइंड करना है। ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 3x2, सॉरी 2x3, और बी का जो ऑर्डर है वो 3x2। देखते रहना,
तो हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, पहले मैं ए बी की बात करता हूं, तो 2x3 मल्टीप्लाइड बाई 3x2, देखते रहना सर। एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 2x2, कैसे पता? क्योंकि अब की बार मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, ये दोनों सेम है, और इसको हटाने के बाद में एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर होगा 2x2। अब 2x2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? A11, A12, A21, A22। आई होप यू गॉट दिस सिचुएशन, वही डिटर्मिनेंट वाला खेल। जैसे मान लो आपको A11 चाहिए, तो A11 मतलब रो 1 ऑफ A, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, और यहां पर 1 है, दैट मीन्स कॉलम 1 ऑफ B। ठीक है, तो रो 1 ऑफ A की रो 1 दैट इज 3 -1 -2, और कॉलम 1 ऑफ B का कॉलम 1 -1 -1 3। आगे आप जानते ही हैं, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, -3 +1 और -6। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर ये आ रहा है -8, तो A11 आ रहा है सर -8। क्या मेरी बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मैं A12 की बात करूं, तो पहले वाले का रो 1 और दूसरे वाले का कॉलम 2, बता दीजिए भाई। रो 1 और कॉलम 2, 0 + 2 -8, 0 + 2 -8, जोड़ दे इसको, ये वैल्यू आ रही है सर -6। ठीक है, A21 पहले वाले की दूसरी रो, क्योंकि इसमें पहले 2 आ रहा है, तो पहले वाले से रो आएंगी, बिकॉज वी आर गोइंग विद रो इनटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन, यही इसमें होता है। रो 2 और कॉलम 1 जल्दी से बता दे, आर यू हैविंग वन? -1 -2 0, तो -3, और A22 क्या हो जाएगा? दूसरा रो, दूसरा 0 -4 0। तो मेरे ख्याल से आपको एक मैट्रिक्स दिख रही है बेटा, ये एक मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है ना? और B इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या? B का ऑर्डर है सर 3x2 और A का ऑर्डर है 2x3। यस, एग्जिस्ट करेगा सर। ठीक है भाई, और एग्जिस्ट कैसे पता चला सर आपको करेगा? बिकॉज पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, एंड इनको और इसको हटाने के बाद में 3 और 3 दिख रहा है, दैट इज 3x3 विल बी द ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी हैव दीज 9 एंट्रीज, और जो कि आपको खुद फिल करनी है। अब की बार 3x3 का जो है वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। आजा सवाल। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब आप कर सकते हैं और करते कैसे? दो है, व्हेन, दैट मींस कंफर्मेबल कब है, अलाउड कब है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने, और जब अलाउड हो तो कैसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो रो इनटू कॉलम के हिसाब से। ये तो बहुत जोरदार सवाल पूछ लिया सर, ये कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है? अबे लिटिल गोलू, दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स। ये ऊपर से थोड़ा मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा तुझे? एंड दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। सर ये तो मॉड है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। मैंने ये तो कंफ्यूजन है। एक बोल रहा चिन तपाक दम दम, अंशिका जी कह रही हैं। वाह बेटा अंशिका, आखिरकार तू भी स्पैमरी है ना, स्पैमरी बनी गई। चीन तपाक दम दम, चीन तपाक दम दम कितना है लोगों के पास में? चीन तपाक दम दम। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल में एक खास बात होती है बेटा,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई होता है, बोलो हाँ या ना। सर पता नहीं, हमें तो होता ही होगा। तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बेटा बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं। सीटीटीडी हो जाएगा। एफ ऑफ अल्फा, देखो एफ ऑफ अल्फा क्या है, ध्यान से देखो। एफ ऑफ अल्फा सर ये मैट्रिक्स है पूरी की पूरी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। एफ ऑफ बीटा क्या है सर, अल्फा की जगह बीटा रख दो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। मैं रो नहीं रहा हूं। सर एफ ऑफ गामा क्या आएगा, ले बेटा कॉस गामा साइन गामा। ये लो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑर्डर 2x2 2x2 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी जवाब 2x2 की एक मैट्रिक्स आएगी। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। चीन टपाक दम दम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस इसलिए क्योंकि बीच में माइनस साइन आ रहा है। हो गया। फिर सर ये वाला पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सर वो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगेन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से पता क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यस, होने दे हंगामा, कॉस के अंदर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सर कैसे, कहां से आया सर, कहां से आया सर, बता दो। तो मैंने कहा बेटा एक बात बता ईमानदारी से, है ना, इसकी वैल्यू जो है वो है पाई, तो कॉस पाई -1, ये भी -1, साइन पाई 0, ये भी 0, तो बेसिकली वैल्यू आ रही है -1 -1 0 0, बिल्कुल सही। इसको आप -i2 भी बोल सकते हो, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 को अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो ये होती है माइनस साइन को अंदर भेजोगे सबसे मल्टीप्लाई होगा जे, है ना। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वैसे तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आएगी कि ये पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके इनका जो एलिमेंट आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ए आई जे बोल रहे हैं उसको, ए बी आई जे या फिर सी आई जे बोल दो, ठीक है। तो ये जो ए आई जे है दैट बिलोंग्स टू मैट्रिक्स ए, और जो ये बी वाले हैं दैट बिलोंग्स टू मैट्रिक्स बी। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखा हुआ भाई। अब सर ये तो नहीं समझ में आया, मैंने कहा बहुत सिंपल सी कहानी है। वो ये बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स, उसका अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट चाहिए, देखा जा, इधर आ जा, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गईया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते दोपहरा लंबियां लंबियां। उसने पूछा कि दोपहर लंबी कैसे होगी, बोले दोपहर में मैथ का मास्टर आ जाता ना भाई, वो नहीं छोड़ता। चलिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से इसको बोल रहे हैं मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी and this is matrix C.
2x2 को 2x3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर आप, टू क्रॉस टू को 2x3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स तो बेटा 2x3 की आएगी। ओए ओ चिंटू ओए, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ मित्रा यारा यारी छोड़ के मत जाना, मैंने जग छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना, ऐसा हो नहीं सकता, हो जाए तो मत घबराना, मैं दौड़ा आऊंगा बस तुम एक आवाज लगाना, टनननने टनननने ओ घर आजा परदेसी। एक बोल रहा है अजय देवगन क्राइंग इन द कॉर्नर। वाह बेटे। फिल्म भाई साहब तुम्हारी फिल्मों में की नॉलेज ऐसी है, वाह। ए और बी को मल्टीप्लाई करके ये जो मैट्रिक्स सी आएगी, इसका C12 अगर मैं निकालूं, इधर देख ले बेटा C12। सर C12 बोल रहे हो कि शिवम तू बोल रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं। C12 में सर पहले वाली मैट्रिक्स की रो 1, दूसरे वाली मैट्रिक्स का कॉलम 2 करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। ध्यान कहां है बे तू? वाह सर अमेजिंग बोल रहे हैं बच्चे। अब देख यहां से C12 कैसे निकल रहा है, C12 मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। अरे समझा तू? नहीं समझा रे तू। अच्छा ये आर क्या है? आर, व्हाट इज आर? जैसे इस केस में आर क्या होगा? आर होगा 2, क्योंकि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज जब बराबर होते हैं तो वो होता है जी आर। ठीक है, देख लो ना, यहां देख लो, A11 A12 A12 A22 है ना, तो आर की वैल्यू हो जाएगी सर 1 से लेकर कहां तक? n, दैट इज 2। तो ये आ जाएगा आपके पास में a। अच्छा i की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी और b j की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी। अब यहां था r, पुट कर दे बेटा r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 पुट कर दे। देख ले भाई C12 तेरा यही आ रहा है, A11 A11 B12 A12 B22। हे बोल रहा है एटलीस्ट बेटर देन टॉनी कक्कड़। हाँ भाई तू खुद तो देख ले मकड़ मानुस, कंपैरिजन कर रहा है। तो यहां पर जो r की वैल्यू 1 से लेकर n जो है पता है वो क्या है? n लिख देता हूं, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a और नंबर ऑफ रोज ऑफ b। बस यही डाउट आता है बच्चों को कि सर ये जो पावर यहां पे अपर है, अपर लिमिट जो है वो कैसे डिसाइड होंगे? तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम बोल दो या दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज बोल दो, ये दोनों बराबर और ये n के बराबर है। अब आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। दिस इज डू इट बाय योर सेल्फ, ये आपको खुद करना है जी। क्यों? क्योंकि एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका स्क्वायर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू आई, इनमें से क्या है आप बता देंगे भाई, आए ना? चलिए एक बोल रहा है वेटिंग फॉर म्यूजिक वाला ओपनिंग सेरेमनी, म्यूजिक वाला सही है। यस आई थिंक यू शुड नॉट वेट
बेटा राहुल, यू शुड नॉट वेट फॉर दैट म्यूजिक वाला, बिकॉज एक्चुअली वी विल बी नीडिंग योर हेल्प. Yes, when we open the music wala, then we need a drum and we have sticks. Bas, we need something to touch. So I know and I hope you got your position. Yes. तो तेरी जरूरत पड़ेगी जिस दिन म्यूजिक वाला खोलेंगे ना, एक ड्रम कम ही खरीद के लाएंगे, स्टिक 2-4 फालतू खरीद लाएंगे. स्टिक टूट जाए कोई बात नहीं भाई, स्टिक की वजह से ड्रम नहीं टूटने देंगे हम. और आई होप आप अपने आप को इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि आप किस पोजीशन में ड्रम बने होंगे. आ जाओ, म्यूजिक वाला चाहिए. और वो भी बेचारा कहां बोल रहा है, भूल जाता है क्या ऊपर की ये सब देख के ये मैथ्स की क्लास चल रही है. टोस्टेड. चलिए, अब आपने एक नई चीज सीखी, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का अगर मैं एक सिंपल सी बात आपको, एक मतलब ये तो क्या है, अंग्रेजी का एक बड़ा शब्द हो गया. है ना. तो कॉम्यूटेटिव क्या एक बड़ा वर्ड हो गया. बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप दो मैट्रिसेस की पोजीशन नहीं बदल सकते. जैसे आप अलजेब्रा में बदल सकते थे कि 2 into 3 is 3 into 2, दोनों 6 गोली वाले बाबा. यस और नो. अब a इंटू बी, b इंटू ए के बराबर नहीं होता इन जनरल. तो अगर ये इनकी पोजीशन बदली जा सके तो उसको हम कॉम्यूटेबल बोलते हैं. समझ में आया? कॉम्यूटेबल या कॉम्यूटेटिव मतलब दोनों की पोजीशन बदल सकते हो तो, बट सर आप इन जनरल नहीं बदल सकते. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि जैसे यहां पर दो मैट्रिक्स को ऐड किया गया और लेफ्ट साइड से, अब यहां पर यह बात बहुत मैटर करेगी कि आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस साइड से कर रहे हो. तो जो इक्वेशन उसने लिख के दी है, उसने b प्लस सी के साथ a जो है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर भेज दो. बट अंदर a जो है वो b और c दोनों से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट अगर ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में ही रहेगा. ठीक है. और जैसे ही आप यहां देख रहे हो सर ये राइट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंदर जाकर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई तो दोनों से हो जाएगा परंतु रहेगा राइट में ही. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मतलब कि तीन अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है इनका, तो आप पहले दो को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे पे जाओ, या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको ए से मल्टीप्लाई करो. कि अगर मैंने आपको तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हैं, आप उनमें से पहले किसको मल्टीप्लाई करते हो या पहले कौन सी दो को मल्टीप्लाई करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता. या अब ये मत बोल देना कि ए और सी को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं जी, पोजीशन वाइज ए के बगल में वे, या तो ए बी पहले या बी सी पहले. ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये वाली दोनों चीजें लिखनी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, बस वो भी पूरा नहीं लिखना है. और मैट्रिक्स मल्टी ये भी नहीं लिखना है, बस ये लिखना है सेकंड पॉइंट करके कि इधर से भेजें इधर से भेजें. बस आपको ट्रू और फॉल्स जज करने हैं कि इनमें से कौन सी बात सत्य लिखी हुई है. नीट वालों की थैंक यू स्लाइड मस्त है. पहले वाला ट्रू है कि फॉल्स है? सर पहले वाला फॉल्स है. कैसे? उसने क्या किया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जैसे इनको ये मैट्रिसेस है सारी की सारी पी क्यू आर, और उसने क्या किया क्यू और क्यू बीच में कॉमन देखकर लेफ्ट से कॉमन निकाल दिया. ऐसे कैसे भाई? इसको तू अगर चेक करना चाहता है तो अगर क्यू को अंदर भेजेगा तो क्यू पी आर माइनस क्यू ए बी लिखा हुआ होना चाहिए, जबकि सर ये और ये तो सेम नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. मतलब आप ऐसे कोई कलाकारी मत कर देना भैया. ठीक है, हाँ है ना. सर इस केस में यहां पर भी ए है यहां पर भी ए है, बट एक में लेफ्ट में ए है एक में राइट में ए है,
आपने लेफ्ट साइड से कॉमन निकाल दिया, ये भी फॉल्स। हाँ ये ठीक है, दोनों के लेफ्ट साइड में ए है तो आपने लेफ्ट साइड से ही कॉमन निकाला है, तो दिस इज ट्रू। एबीसी इज एसीबी, दिस इज फॉल्स। क्यों? आप ऐसे अपनी मर्जी थोड़ी जगह बदल सकते हो सर, डिपेंड करता है, समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है जी। अब आपको बताया जा रहा है दो, कॉम्यूट एंड एंटी कॉम्यूट। कॉम्यूट बोल दो या फिर आप बोल दो कॉम्यूटेबल, नाम है सुनते जाना। ए एंड बी आर said to be commutable if AB is equals to BA. AB is equals to BA। अगर मान लो वो बोल देता है कि A और B कॉम्यूटेबल मैट्रिसेस हैं, मतलब कॉम्यूटेबल का मतलब है कि AB बराबर BA होगा, मतलब उनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कौन पहले कौन बाद में इससे फर्क नहीं पड़ता। और एंटी कॉम्यूट में क्या होगा सर? एंटी कॉम्यूट का मतलब होता है ए बी बराबर माइनस बी ए। ठीक है, कि दोनों की पोजीशन बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्यूटेबल एंड दिस इज एंटी कॉम्यूट। कॉम्यूट बोल दो चाहे एंटी कॉम्यूट बोल दो, दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। जैसे आज आपको ये दिखाई दे रही है दोनों मैट्रिसेस, मैंने कहा फटाफट ए बी फाइंड करो। ए इंटू मैट्रिक्स बी। अच्छा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होते, मतलब एक तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, एक आप ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, दोनों ब्रैकेट चलेंगे। ठीक है, तो सर वो आ गया 2 0 1 माइनस 1, और बी को बाद में लिख रहा हूं 3 0 1 0, कर दे मल्टीप्लाई, बन जा हीरो। 6 आ गया क्या? 6। और सर ये आ गया 0 3 माइनस 1 2 0, दिस इज ए बी। अब मैंने बोला बी ए निकालना रे, बी ए मतलब बी वाली मैट्रिक्स पहले और ए वाली मैट्रिक्स बाद में। चलो चेक करते हैं सर, कार हुआ 6 अयो 0 सॉरी 0 0 2 प्लस 2 0 1 0 0। सर देखो दोनों इक्वल आ रही हैं, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कि सर इसमें ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो, दोनों सेम आ रहे हैं, तो दीज आर द, ये दोनों मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे आपस में? ये कॉम्यूटेबल कहलाएंगे, कॉम्यूटेबल। ठीक है, दूसरे वाला खुद चेक कर लेना कि ये वाली कैसी कहलाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट क्या है कि कॉम्यूट और एंटी कॉम्यूट, कॉम्यूट और एंटी कॉम्यूट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। कॉम्यूट और एंटी कॉम्यूट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कि जो भी मैट्रिक्स कॉम्यूट या एंटी कॉम्यूट होगी वो 100% स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। एक बोल रहे थ्योरी बहुत है सर, हमें रुक तो जा, तो जब पहले बोला था कान बंद कर रखे थे क्या? यस, एग्जाम्पल देखकर मत बोल देना कि सर यहां पर आपने एग्जाम्पल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती होगी। नो भैया, आप चेक करो इसको। मान लेते हैं सर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, और कोई मैट्रिक्स है p क्रॉस q की, तो पहले तो ए बी अगर एग्जिस्ट करना चाहिए तो p और q p और n बराबर होने चाहिए, और बी ए अगर एग्जिस्ट करे तो p क्रॉस q और a m क्रॉस n, क्योंकि हमें ए बी इंटू बी ए मतलब ए बी और बी ए बराबर करना है, तो सर m और q भी बराबर होंगे। इस केस में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा m क्रॉस q, और इस केस में जो मैट्रिक्स आएगी सर उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? दैट इज p क्रॉस n।
अब इनके ऑर्डर भी बराबर होने चाहिए, तो मतलब सर जो m है वो p के बराबर, q जो है वो n के बराबर। ध्यान से देखो, m p n q सब बराबर, मतलब एक ही नंबर यहां चल रहा होगा, चाहे वो 2x2 हो, 2x2, 3x3, 3x3, तो सारे बराबर होने चाहिए। मतलब सर कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि दो मैट्रिसेस अगर कॉम्यूटेबल हैं तो वो स्क्वायर ही होंगी। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस कभी कॉम्यूट करती भी नहीं है। आई समझे? है ना? चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, है ना? हाँ, ब्रेक की जरूरत तुम लोगों को नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे है। 3:15 हुए हैं, 3:25 पर हम रिज्यूम करेंगे क्लास को। क्या करेंगे? रिज्यूम। और कहां तक चलेंगे? 4:30 तक। चलिए ठीक है, ब्रेक।
एक बोला सर इज ऑन हिज वे। आवा लिटिल गोलू, यहीं बैठा था मैं। देख रहा था तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी चैटें। गजब है भैया। चलिए, कॉम्यूट एंटी कॉम्यूट हो गया और ये 3 पॉइंट हो गए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को लेकर। अब हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, क्योंकि इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में आप चाहो तो नोट कर सकते हैं बेटा, ठीक है? आए ना, आ जाइए। वेलकम बैक लिखकर भेजेंगे। और क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? 3 दफा दम दम आ जाइए। तो जैसे हम एलजेब्रा में करते थे, ऐसा तो वहां पे भी नहीं करते थे भाई। कभी अगर x इंटू वाई बराबर x इंटू जेड लिखा हो तो x x कैंसिल नहीं करते थे, सारी टर्म्स एक तरफ लेके आओ। तो वैसे ही आप ये मैट्रिक्स से कैंसिल मत कर देना बेटा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, दिस मतलब यहां नहीं जाना है, आपको इस रूट पे आना है। सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आओ। यहां बचेगा नल मैट्रिक्स B माइनस C। आप यहां पे पहुंचो, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझे? अब ये यहां पर जो एग्जांपल दे रखा है, मतलब आप पहले ए बी कैलकुलेट करो। तो आप ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद में आप ए सी मैट्रिक्स कैलकुलेट करो। तो आप पाएंगे कि ए बी और ए सी दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी बराबर हो।